बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे क्लब एंड सोसाइटीज़ अकाउंट्स भी बोलते हैं और एनपीओ भी बोलते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। आज उनके अकाउंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, इनके दरमियान कुछ टर्म्स बोली जाती हैं। और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कैपिटल है, और लेकिन जब यही चीज़ हम एनपीओ के लिए बात करेंगे तो एनपीओ के अंदर इसी चीज़ को हम लोग अकोमोलेटेड फंड बोलेंगे। कैपिटल नहीं बोलेंगे, हम इसको अकोमोलेटेड फंड बोलेंगे। कैपिटल क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर है, तो क्योंकि यहाँ पे एनपीओ में तो कोई ऑनर नहीं होता, ट्रस्टीज़ होते हैं, तो वो लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको कैपिटल नहीं कहेंगे हम लोग। वो जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं उसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अकोमोलेटेड फंड। नेक्स्ट, ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उधर तो है कि सोल ट्रेडर अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे ले गया, चीज़ें ले गया, लेकिन एनपीओ के अंदर ड्राइंग्स नहीं होती। फिर आपके पास प्रॉफिट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वही चीज़ जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लिहाजा ये प्रॉफिट का वर्ड नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। रादर उसके लिए अगर इसकी जो क्लब है या सोसाइटी है, इसके एक्सपेंसेस कम हैं और इसके रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, तो जो एडिशनल अमाउंट है उसे सरप्लस बोलेंगे। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और डेफिसिट कहलाएगा अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इसके रेवेन्यूज़ कम हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है, शौकत खानम की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उनके वो ज़्यादा हैं और उनकी जो रिसीट्स हैं वो कम हैं। और किसी भी हॉस्पिटल जो चैरिटी हॉस्पिटल है उसमें आप रिसीट्स जान सकते हैं क्या क्या चीज़ें रिसीट में आएंगी। देन नेक्स्ट चलते हैं लॉस के लिए मैंने आपको टर्म बोल दी कि आपने यहाँ पे लॉस को डेफिसिट बोलना है, प्रॉफिट को सरप्लस बोलना है। जब आप इसका जो है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आगे फिर आते हैं बैंक के ऊपर। बैंक अकाउंट यहाँ पर बोला जाता है, जबकि बिजनेस के अंदर, जबकि एनपीओ के अंदर उसी चीज़ को आप पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट बोलेंगे या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। वही टी अकाउंट बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि बैंक की एक समरी है, जितना बैंक में क्लब के बैंक में पैसे आए वो डेबिट साइड पे लिख लेंगे, जितने गए वो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी इधर गिवन होते हैं। और यहाँ पर एक और बात करता चाहूँ, आगे भी मैं इसको रिपीट करूँगा बात को, कि ये जो आपका बैंक रिसीट एंड पेमेंट है, यहाँ से आपको जो बैंक की पोजीशन है ओपनिंग, इधर वो डेबिट यानी कि आपका एसेट है या लायबिलिटी है, वहीं से पता लगता है। इसी तरह उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आपको बताएगा कि बैंक में पैसे आपके पड़े हुए हैं या आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ। फिर सेल्स टर्म बोली जाती है, ये अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इधर जब आएंगे तो उसी चीज़ को ये सब्सक्रिप्शन बोल देंगे। सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस होती है कि जो लोग वहाँ पर क्लब के मेंबर्स होते हैं वो एनुअली कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डोनेशंस हैं, ये पता नहीं है, रेवेन्यू का कोई आइडिया नहीं होता कि कोई डोनेशन दे ना दे, तो ये अनफोर्सिनेबल सा सीन होता है इसका, लेकिन ये भी इसकी इनकम कहलाती है। इसी तरह मेंबरशिप फ़ी है। फिर एक चीज़ है कैफ़े मेंबरशिप, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन को बताया, इसी तरह मेंबर्स हैं तो फ़ी देते हैं, तो उसे इनकम में इसके लिख लेते हैं। फिर कैफ़े जो है, कैफ़े प्रॉफिट, ये पूरा वर्ड यहाँ पे नहीं अपेयर हो रहा, तो कैफ़े प्रॉफिट अभी मैंने बात की जी कि ये तो प्रॉफिट तो इसमें यूज़ नहीं करते टर्म, तो इधर हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि इसका एक सब यूनिट है जो मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, वो अपनी रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए
जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए इन्होंने एक छोटा सा कैफेटेरिया खोला हुआ है। तो उस कैफेटेरिया के भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, तो उसमें से जो सरप्लस अमाउंट होगी वो उसका जो नेट गेन होगा, वो गेन एक्चुअली जो है ना आपकी सोसाइटी के लिए इनकम बनेगी, और सोसाइटी के जो रेवेन्यू है वहाँ पर उसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फ़ी, लॉटरी टिकट फ़ी या कोई मैच या कॉन्सर्ट करवाया उसके जो पैसे आए हैं वो तमाम के साथ उसको तहरीर करेंगे, लिखेंगे। फिर इनकम स्टेटमेंट यूज़ होती है आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए। उसी चीज़ को ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बेसिकली उसी तरह इनकम स्टेटमेंट के पैटर्न पे बनेगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप इनकम्स आप ऊपर लिख लीजिए और तमाम इनकम्स को क्लब कर लें, और उसमें से एक्सपेंसेस जितने उस क्लब के हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको उसमें से माइनस कर लेंगे। तो आइदर सरप्लस और डेफिसिट कोई अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। उसको फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका नाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है और आपके एनपीओ के अंदर भी यही नाम कॉल किया जाएगा। जी, तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। क्वेश्चन के अंदर आपको कैश या बैंक की समरी दी होगी, उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलेंगे। अब वो जो आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है उसमें आपके जो एसेट्स हैं, यानी कि जो कैश एंड बैंक है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से ट्रेस करना है आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कैलकुलेशन कराते हैं। तो आपने ख्याल ये रखना है कि जो बैंक या कैश का ओपनिंग बैलेंस जब ज़रूरत हो तो आपने इसी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको लेना है, उसका ओपनिंग बैलेंस आपने देखना है। अगर डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन है तो आपका एसेट है, और अगर क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है ऊपर सबसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो आपकी लायबिलिटी है। इसी तरह सीडी बैलेंस तो आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो उधर से आपको बैलेंस मिल जाएगा क्लोजिंग का। तो वो आप जब भी ज़रूरत हो तो आपने वहाँ से इस चीज़ को लेना है। और इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक का अकाउंट जो है वो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी होंगी उसके साथ नहीं दिया होगा, ये अलहदा से हमें वहीं से ट्रेस करना पड़ेगा। तो फिर आपने जब अकोमोलेटेड जो फंड है, यानी कि जैसे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बोलते हैं, तो यहाँ पे अकोमोलेटेड फंड है, इसकी आपको ज़रूरत होगी ओपनिंग के कैलकुलेशन करने की, ओपनिंग बैलेंस इसका मालूम करना होगा अकोमोलेटेड फंड का। तो उसके लिए वही आपकी सिंपल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वही कॉन्सेप्ट चलेगा। एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करेंगे, और एसेट्स आपने एक तो लिस्ट के अंदर दिए होंगे ओपनिंग एसेट्स वो, और प्लस आपने जो बैंक है या कैश है उसके लिए आपने अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेना। इसमें अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले आप कैफ़े का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसका फॉर्मेट अभी मैं डिस्कस करूँगा। फिर आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें बनाना होगी। कैफ़े के ट्रेडिंग के लिए आपको कैफ़े की सेल्स चाहिए होगी, कैफ़े ने सेल की कितनी, उसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये आपको याद होगा कि पिछला मेरा जो लेक्चर था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, वो उसमें इसकी डिटेल डिस्कस की गई है। तो आप काइंडली वो वीडियो देखिए, उसके अंदर फिर आपको समझ लग जाएगी कि हमने जो टोटल सेल्स है अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो कैसे मालूम करनी है। सेम पैटर्न पे हमें कैफ़े की जो सेल है यहाँ पे मालूम करनी होगी। कैश सेल्स हमें ढूंढनी होगी कि कैश समरी से मिल जाएगी, और क्रेडिट सेल के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाना होगा, तो वहाँ से हमें क्रेडिट सेल मिलेगी। क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो आपकी टोटल सेल बनेगी। इसी तरह क्रेडिट परचेज़ के लिए आपको टोटल परचेज़ के लिए आपको कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़, और क्रेडिट परचेज़ के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का अकाउंट आप बनाएंगे, उससे क्रेडिट परचेजेस पता लग जाएंगी,
उसमें आपने कैश परचेजेस को ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएगी। अब ये देखिए, अब ये कैफ़े का बहुत सिंपल अकाउंट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब आपने सिंपल ये करना है कि कैफ़े की सेल्स आपने मालूम कर ली, वही जो भी मेथड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, और एनपीओ के अंदर भी हमने इसको शेयर किया था आपके साथ। तो ये टोटल जो रेवेन्यू है कैफ़े का वो हो गया, उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देनी है। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ कैफ़े। अब कैफ़े में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टक शॉप है या आपने कोई चाय बनाने के लिए कैफ़े वगैरह वो खोल लिया, तो उसकी जितनी भी इन्वेंट्री ओपनिंग है वो, और प्लस जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि परचेजेस जो है ना वो हम उसमें ऐड करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कैफ़े लेस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल की। बस इसका काम इतना ही था। यानी कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट वो बनाते हैं, जीपी मालूम करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसे ही इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक काम आएंगे। इसे कैफ़े प्रॉफिट कह देंगे आप। अब ये कैफ़े प्रॉफिट जो है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एक मेजर कंपोनेंट बनेगा और वो सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड होगा। अभी और इसके अलावा अब इनकम स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है ना वो मेंबर्स जो कि सब्सक्राइब करते हैं हर साल एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करते हैं क्लब को उसके ख़र्चों के लिए, उन्हें हम सब्सक्रिप्शन, उस चीज़ को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और ये रेवेन्यू है क्लब के लिए। तो इसको आपने मालूम ये करना है कि इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है। सब्सक्रिप्शन तो मिली होगी, हो सकता है कि पिछले सालों की कोई पेंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दी हो। तो आपने इसमें से कैलकुलेट ये करना है कि कौन सी ऐसी सब्सक्रिप्शन है जो क्लब ने इस साल में अर्न की है। तो उसके लिए जब ऐसा मामला होता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का, तो आपको पता है कि वो हमें टी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसका टी अकाउंट अभी अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस होगा। इसी तरह आपने इनकम्स को देखना है और बाकी ख़र्चों को देखना है कि उनके अंदर आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं वंस अगेन आपसे शेयर करना चाहूँगा। एनपीओ वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की दफ़ा मैंने ये बात कही थी आपसे कि आप का जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का या फिर आपका एनपीओ का क्वेश्चन आए तो उसमें आपके पास कैश समरी के अंदर कुछ खर्चे लिखे होंगे और उन्हीं खर्चों का कुछ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया होगा जहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। तो अगर तो पेमेंट में भी वो शो हो रहा है और उधर भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग किसी एक जगह में या दो जगह में वो अपीयर हुआ है, तो आपने टी अकाउंट लाजमी बनाना है। उसका टी अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि एक्सपेंस फॉर द ईयर है कितना। इसकी अभी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और अगर आपको कोई एक्सपेंस या इनकम आपको रिसीट पेमेंट में नज़र आए, उसका नाम नज़र आए जैसे वेजेस, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वेजेस ना दियों, तो वो वेजेस एक्सपेंस जितनी पेमेंट हुई है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर ही कंसिडर होगा, उसको आपने उधर ले जाना है। और तीसरी और आखिरी बात इसमें ये मैं करूँगा कि जो डेप्रिसिएशन है उसको याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो आपने मालूम करनी है उसे आपने रिवैल्यूएशन मेथड के तहत करना है, अनटिल अदरवाइज़ कि आपको स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग उसने बताया हो। अदरवाइज़ अगर तो वो बताया हो तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको रिवैल्यूएशन मेथड पर ही लेके चलना है। और रिवैल्यूएशन मेथड आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। ये आप देखिएगा वीडियो, जो डेप्रिसिएशन की वीडियो है उसे देखें, उसमें मेथड डिस्कस किया हुआ। चलिए जी, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। ये देखिए, सब्सक्रिप्शन के अंदर याद रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन आपकी एक तो ये इनकम है, राइट, और इनकम जो रिसीवेबल होती है, एक्रूड इनकम रिसीवेबल जो होती है वो आपका एसेट होता है। ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग एसेट्स के अंदर लिखा होगा। तो ओपनिंग एसेट का बैलेंस हमेशा जो
ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है, राइट। तो ये 140 उधर लिखा होगा। और अगर आपका एसेट या एक्रूड इनकम जो होती है, या जिसे हम जो है ना आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, कि अभी आपने लेने हैं पैसे, ये क्लब ने $140 मेंबर से लेने थे, ठीक है। और जब ये साल एंड हुआ उस वक्त उन्होंने देखा तो $310 अभी और भी वसूल करने हैं, और कैरी डाउन बैलेंस आपको पता है इधर आता है, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट ईयर का ये ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ बन जाता है आपका, ठीक है, ये चीज़, राइट जी। अच्छा, उसके बाद ये तो आपका आ गया एक्रूड इनकम के लिहाज से। देन आपने जो प्रीपेड इनकम है, ये आपको पता है प्रीपेड इनकम जो होती है या रिसीव्ड इन एडवांस होती है, उसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, और अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी होती है। लिहाजा कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस में पैसे पहले दे रखे थे पिछले साल ही, और वो इस साल का ओपनिंग लायबिलिटी कंसिडर होगा, ये 400 ही आ गया। और ये वाला जो करंट ईयर है, इसमें जब एंड हुआ तो $250 और लोगों ने एडवांस दे रखा था। ये 4 चीज़ें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में गिवन होंगी। क्वेश्चन जो आपको दिया होगा तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा, और फिर नीचे आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, और थर्ड स्टेप के अंदर आपको कोई एडजस्टमेंट या चीज़ें जो है ना वो दी होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओ लेवल्स के लिए डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा नरमी होगी, ए लेवल्स में जब आप आएंगे तो उस वक्त थोड़ी सी एडजस्टमेंट और चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसी तरह अगर आप CSS में पेयर हो रहे हैं तो CSS में तकरीबन जो ए लेवल कल जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी लेवल का ही, और मोर और लेस मे बी कि उससे आसान ही क्वेश्चन जो है ना वो CSS में दिया होगा आपको। इसी तरह पिफा के स्टूडेंट्स हैं, ICMA के हैं, इनके लिए वो भी तकरीबन ए लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा। अच्छा, अब आते हैं इधर, यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई ड्यूरिंग द ईयर, वो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। पहली बात, जो सब्सक्रिप्शन आपने कैश में रिसीव कर ली वो आपको इस साल की जो रिसीट एंड पेमेंट है उसकी डेबिट साइड पे अपीयर हुई होगी, वही आपने यहाँ पर क्रेडिट में लिखनी है, तभी एंट्री कंप्लीट होगी ना, डेबिट और क्रेडिट। ये उसका क्रेडिट इफेक्ट है, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया, तो बैंक का जो रिसीट एंड पेमेंट बना होगा तो वहाँ पे यही 35,000 आपके डेबिट साइड पे अपीयर हो रहा होगा। तो ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट है, इसमें यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि सब्सक्रिप्शन कई दफ़ा उन्होंने ब्रेक करके 3 लाइनों में लिखी होती है। एक लिखी होती है जी प्रीवियस ईयर के पैसे मिले हैं, एक करंट ईयर के और एक एडवांस के। आपने उन तीनों अमाउंटों को जमा कर लेना है और एक ही वैल्यू 35,000 यहाँ पर लिख देना। ठीक है, मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है वो रिसीट के अंदर आएगी, और जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है कैश में या बैंक जो भी आपका है, तो उसमें बेशक उसका ताल्लुक पहले सालों से है, इस साल से है या आने वाले साल से है, वो तमाम की तमाम आप इधर लिखेंगे। तो वो जो सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे। अब आपने क्या किया कि ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पहले नंबर पे आपने ओपनिंग बैलेंस एक्रूड का इधर लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लिया। क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड का आपने यहाँ लिख लिया थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपने जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन थी उसका बैलेंस इधर लिख लिया। और ये पांचवी चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही 5 लिख देते हैं। ये जो पांचवी चीज़ है, ये पांचों की पांचों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होंगी एग्ज़ाम में। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों चीज़ें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में गिवन होगी। ये पांचवी जो चीज़ है, पांचवी जो यहाँ पे मैंने ये बैंक्स मैंने लिख दिया, ये गलत किया, बैंक। तो जो भी आपका बैंक का बैलेंस, बैंक में पैसे आए हैं 35, वो आपने इधर लिख लेने। अब आप इसको करेंगे
जो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी लार्जर साइड जो है उसका टोटल आपने लिख लिया ये 35,710, क्योंकि इधर तो 140 और 250 आया हुआ था। तो ये जो आपका आ रहा है, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, ये एक्चुअली आपकी इनकम फॉर द ईयर है। सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी 35,320 है, राइट। तो ये सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम में जाएगी। तो इसको अगर नहीं समय लगा तो प्लीज़ दोबारा इसको आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए और दोबारा इसको जो है ना वो रिव्यू कीजिए और इसको आप अच्छे से समझ लें, और ये समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत आसान हो जाएगा आपका ये एनपीओ, राइट जी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो उसी पे बेस कर रहा है कि आपका रेंट है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग इसका प्रीपेड था 140, हमने इधर लिख लिया। क्लोजिंग इसका जो है ना वो भी प्रीपेड था 350, ये लिख दिया। और उसके बाद जो आपने बैंक में पेमेंट की है, बैंक के क्रेडिट में आया होगा और जो है ना वो रेंट के डेबिट में 27। ये सारी इंफॉर्मेशन 1, 2 ये दोनों आपके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में दिए होंगे, और ये तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो है ना वो रिसीट एंड पेमेंट में दी होगी। ये इंफॉर्मेशन अब आपको जो है ना ये मिसिंग वैल्यू होगी। ये है आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो ये आपके एक्सपेंसेस में आएगा। वेजेस है, उसमें सिर्फ पेमेंट शो की हुई थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उसके प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के नहीं थे। वो सारी वेजेस आपका जो है ना वो कहलाएगा एक्सपेंस, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इट इज़ आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कहा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं बताई होगी, लेकिन आपने ख़ुद उसको मालूम करना। ये देखिए, ये सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर आ गई हमारी। अब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर, उसमें सबसे पहले इनकम्स लिखनी है। ये पहली इनकम है, ये फिर कैफ़े का प्रॉफिट आ गया है, ये डोनेशन आ गए, ये मेंबरशिप फ़ी आ गई, ये नॉन कंटेस्टेड को बेचने से गेन हुआ वो आया, ठीक है। पैसे नहीं है, ये गेन है उसका डिस्पोजल वाला। और इसी तरह छठे नंबर पे कोई लॉटरी की सेल आ गई, अदर इनकम कोई कॉन्सर्ट वगैरह कराया, ठीक है, उसकी सारी की सारी इनकम्स आपने लिस्ट आउट कर ली। सब्सक्रिप्शन की इनकम आपने ऐसे मालूम कर ली थी टी अकाउंट बनाकर, वो आपने इधर लिख दी। कैफ़े का प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट से ले चुके। फिर डोनेशंस आपने जो भी डोनेशन आए हैं वो सारे हाँ अनटिल कि कोई स्पेसिफिक डोनेशन आए जी इससे बिल्डिंग ही बनानी है, तो वो फिर आपका स्पेसिफिक होता है, वो इनकम फॉर द ईयर में नहीं आता। इस तरह मेंबरशिप में लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अगर आ जाती है तो वो ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई अमाउंट जमा होगी तो उसको आपने फौरी तौर पे इनकम में नहीं लेके जाना। वो भी जो भी आपके ट्रस्टीज़ और वो बोर्ड आपका फैसला करेगा कि हमने 5 सालों में इसको जो है ना वो अपने प्रॉफिट में लेके आना है 5 सालों के अंदर बराबर, और या फिर हमने जितने भी साल वो कहेंगे, मसलन $1000 किसी का मिला, उन्होंने कहा जी कि ये 5 सालों में हम ना इसको करेंगे लाइफ मेंबरशिप है, तो उसे 5 पे डिवाइड कर लें तो $200 आए, तो हर साल $200 जो है ना वो आपके उधर आते रहेंगे इनकम के अंदर। और पहले साल में 200 आ जाएगा आपका इनकम के अंदर, बाकी 800 जो है ना वो अकोमोलेटेड फ़ंड के अंदर ही मेंबरशिप फ़ी जो है ना इन एडवांस या कोई भी अकाउंट खोल के वहाँ पर शो होता रहेगा। अच्छा, ये आपके टोटल इनकम जो है ना वो हमारी आ गई 70720, ये इनकम्स हैं। फिर क्लब के आपने बाद में एक्सपेंसेस लेस करने हैं। एक्सपेंसेस में जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को डील करना है आपने। ये रिवैल्यूएशन मेथड के ज़रिए ये हुआ, और रिवैल्यूएशन का मेथड हम डेप्रिसिएशन के जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके पास रेंट है, सैलरीज़ हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, लॉटरी के प्राइजेस वगैरह कुछ हैं, वो आपने एक्सपेंस के तौर पे लिख लिया। ये टोटल एक्सपेंस आ गया आपके। इनकम आपकी 70 समथिंग है, ये आपके जो है ना वो 15590 ये एक्सपेंस है, तो ये आपकी अमाउंट बढ़ गई। अब ये सरप्लस है आपका, ये सरप्लस आपका जैसे वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाता था, ये सरप्लस आपका
रीवैल्यूएशन वो अकोमोलेटेड फंड में आ जाएगा। अब आपको SOFP चाहिए। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आपने मालूम करना है कि आपके जो अकोमोलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस क्या है। उसके लिए बेसिक वही फार्मूला है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो ओपनिंग एसेट्स आपने टोटल ये लिख लिए, करंट और नॉन करंट, और करंट और लायबिलिटीज़ जो है ना, करंट नॉन करंट, ये मिला के ये लिख ली। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस किया तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये अकोमोलेटेड फंड आ गया। लास्टली आपने अब इसकी SOFP बनानी है क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट के आपने बुक वैल्यू के एसेट्स और ये सारी चीज़ें क्लोजिंग ये वैल्यूज़ गिवन होंगी आपको। इन्वेंट्री आपने ये कैफ़े वाली ले ली, ये रिसीवेबल का टोटल आ गया, ये अदर रिसीवेबल कोई सब्सक्रिप्शन या कोई आपकी जो है ना वो रिसीवेबल है तो वो आ जाएगी। ये आपका बैंक का बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है जो कि रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है, वो वाला बैलेंस आपने लेना है। और ये आपके टोटल करंट एसेट्स आ गए, ये टोटल एसेट्स आ गए आपके करंट नॉन करंट। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ट्रेड पेबल, ये बैलेंस वही जो आपने परचेजेस के लिए लिया था उसके जो बैलेंस था वो आ गया। फिर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो ये वही वाला बैंक ओवरड्राफ्ट रिसीट एंड पेमेंट का आएगा, या तो ये बैलेंस आ जाएगा या ये बैलेंस आ जाएगा, कोई इनमें से। तो इसके बाद ये पेबल आ गया आपका टोटल ये, क्योंकि यहाँ पे कैश का अलहदा मैंने कंसिडर किया हुआ है और बैंक का अलहदा किया हुआ है। तो ये रिसीट एंड पेमेंट साइड के अंदर जो है ना वो बैंक का बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और कैश का जो है ना वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे फिर आपने टोटल लायबिलिटीज़ ये लिख ली। ये आपने ओपनिंग अकोमोलेटेड फंड मालूम कर लिया था, ये आपका जो है ना वो सरप्लस निकला था, दोनों को ऐड कर लिया तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकोमोलेटेड फंड आ गया। तो टोटल लायबिलिटीज़ प्लस अकोमोलेटेड फंड इज इक्वल टू दिस अमाउंट। तो ये वाली दोनों अमाउंट आपकी बराबर आनी चाहिए। तो दैट वाज योर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, कोई अच्छे ग्रेड लेने में कामयाब हो जाए। ठीक है, और हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।